जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। अगर आप 90s किड हैं तो आपको WWF के मुकाबले याद होंगे। ग्रेट खली ने अंडरटेकर को दबोच कर क्या पटकनी दी थी। बाद के बरसों में WWF हो गया WWE, लेकिन मुकाबलों में मारपीट और खून खराबा चलता रहा और हमारा बालमन तब सोचता था कि ये पहलवान कितनी लड़ाई करते हैं, लहू लुहान हो जाते हैं, कहाँ से लाते हैं इतनी ताकत। बहुत साल बाद जाकर हमें सच्चाई मालूम चली और मुंह से निकला माई होल चाइल्डहुड वॉज लाई। जी, सब झूठ था, मुकाबले असली नहीं थे, या कहें कि मुकाबले ही नहीं थे। किसी नृत्य की तरह सब तय था कि कब कौन मुक्का जड़ेगा, कौन जमीन पर गिरकर अधमरा होगा। सादी भाषा में कहें तो ये कुश्ती नहीं थी, ये नूरा कुश्ती थी। अगर आपने ग्रेट खली और अंडरटेकर की लड़ाई नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आप बीते 6 दिनों से इनर पार्टी डेमोक्रेसी के नाम पर हो रही नूरा कुश्ती अपनी टीवी या मोबाइल की स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे इसे मात्र एक संयोग ही कहा जाएगा। 25 सितंबर की रात जब राजस्थान कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था, तब कांग्रेस अध्यक्ष पद का एक प्रबल दावेदार जयपुर में था और हम अशोक गहलोत की बात नहीं कर रहे। वो तो कल ही सॉरी बोलकर हाथ जोड़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। पूरे प्रकरण में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा लाइमलाइट में आए थे पार्टी के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन। शायद इसीलिए कि मीडिया में दिए उनके बयान चर्चा का विषय बन रहे थे, या फिर इसलिए कि जो बयान उन्होंने मीडिया में नहीं दिए थे वो वायरल क्लिप बनकर मीडिया में चलते रहे। एक और पर्यवेक्षक थे जिन्हें खास तौर पर इस ऑपरेशन के लिए आला कमान ने तलब किया था, जबकि उनका इरादा था वीकेंड पर अपने इलाके गुलबर्गा में रहने का। फ्लाइट्स भी नहीं मिल रही थी कनेक्टिंग, और जानकारी रखने वाले तो कहते हैं कि इसीलिए जब वो कई फ्लाइट्स और कई यात्राएं करके फाइनली जयपुर पहुंचे तो इतने थके हुए थे कि रायशुमारी का काम उन्होंने माकन के ही हवाले कर दिया। हम बात कर रहे हैं दूसरे पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो जयपुर से दिल्ली आए पूरे कांड के बाद। फिर एक रिपोर्ट दी गई, सूत्रों ने कहा रिपोर्ट में गहलोत को क्लीन चिट दी गई, फिर कहा नहीं दी गई, फिर कहा गया कि 2 रिपोर्ट हैं, फिर कहा गया कि एक ही रिपोर्ट है और आगे इसका सार आपको मिल जाएगा। पर कुल जमा मतलब ये निकाला गया कि अशोक गहलोत अपने शक्ति प्रदर्शन के बावजूद अध्यक्ष पद की दौड़ में बने हैं। तब कौन बता सकता था कि गहलोत को कथित तौर पर क्लीन चिट देने वाले खड़गे खुद अध्यक्ष पद की दौड़ में फ्रंट रनर बन जाएंगे। कोई बताता तो भी कैसे। एक के बाद एक कई लोगों को कांग्रेस आलाकमान का विश्वास पात्र बताया जाने लगा। पहले गहलोत को जयपुर में भब्बड़ मचा तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ पैदल चल रहे दिग्विजय सिंह दिल्ली आए, तब वो विश्वास पात्र हो गए। और जब वो कुछ ही घंटों बाद नामांकन दाखिल करने वाले थे तब विश्वास पात्र की पदवी चली गई मल्लिकार्जुन खड़गे को और दिग्विजय विश्वास पात्र से हो गए प्रस्तावक। प्रेस ने जब इस घटनाक्रम पर उनसे सवाल किया तो उनका क्या जवाब था, ध्यान से सुनिए। खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। ये आखिरी पंक्ति सार है, पहले बता दिया होता, क्योंकि अंदर की जानकारी रखने वाले कहते हैं कि संकेत तो अपने हिस्से के दिग्विजय भी बटोर चुके थे, या कम से कम उनको ऐसा लग रहा था, इसीलिए वो यात्रा छोड़कर दिल्ली आए थे। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह को खड़गे की उम्मीदवारी के बारे में मीडिया से मालूम चला। बावजूद इसके वो विनम्रता के साथ पार्टी लाइन पर टिके रहे। उनको कई लोगों ने यह भी कहा कि उम्मीद अब भी है, अध्यक्षी की नहीं, इस बात की कि यात्रा सफल हुई तो खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता का जो पद खाली होगा शायद वहां संभावना बन जाए। संभावना चलती रहती है, इसीलिए विनम्रता भी लगातार बढ़ती जाती है। ये फिलहाल
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान में भी नजर आई। उनका बयान भी आज का सुनिए। खड़गे साहब अनुभव भी है, 10-11 बार लगातार चुनाव जीतते हैं जी। राज्य का अनुभव भी है, राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी है, और मैं समझता हूँ कि सही उन्होंने निर्णय किया खड़े होने का, और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। दिग्विजय और गहलोत दोनों सधे हुए नेता हैं, जानते हैं कि कहाँ क्या बोलना है और क्या नहीं। दोनों ने कहा खड़गे ने नामांकन का फैसला स्वयं लिया और इस फैसले में वो उनके साथ हैं। बस ये साफ नहीं हो पाया कि खड़गे अगर वाकई अध्यक्ष बनना चाहते थे तो उन्होंने नामांकन के आखिरी दिन तक इंतजार क्यों किया, और अगर उनकी दावेदारी का लगभग पूरी पार्टी समर्थन करती नजर आ रही है तो फिर उन्हें किस हैसियत से राजस्थान में पर्यवेक्षक बनाया गया था। वो तो खुद ही एक पार्टी थे। इसीलिए खड़गे को पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री कहा गया और फिर कहा गया कि वो पार्टी की आधिकारिक पसंद हैं, क्योंकि जब खड़गे नामांकन के लिए गए तो उनके साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम कद्दावर नेता साथ गए। हालांकि कांग्रेस जोर देकर बार बार कह रही है कि खड़गे आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जिन शब्दों में ये सब कहा जा रहा है उन्हें सुन लेंगे तो शक कम होने की जगह और बढ़ जाएगा। पहले ही हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है, और हर नेता जाएगा। सतीश थोड़ी भी गए थे, दिग्विजय सिंह भी गए थे, मैं भी गया था ब्लेसिंग लेने के लिए। हर व्यक्ति चाहेगा कि नेहरू गांधी परिवार का हमें समर्थन मिले, तो समर्थन जब वो कह रहे हम न्यूट्रल हैं, तो जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है, हम सब ने मिलकर लिया है, हम भी प्रस्तावक बने हैं। इसलिए मैंने बात कही आपको, हमें चिंता है कांग्रेस मजबूत कैसे रहे, उसके लिए हम जान लगा। खड़गे वयोवृद्ध नेता हैं, 80 बसंत देख चुके हैं, कर्नाटक कांग्रेस के मुखिया रहे, 9 बार के विधायक, 2 बार के लोकसभा सांसद और अब राज्यसभा सांसद हैं। सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव रखते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन हर मोर्चे पर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही पार्टी को वो कितना वक्त और ऊर्जा दे पाएंगे, इस पर टिप्पणीकार अलग अलग मत रखते हैं। उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में सबसे ताकतवर बात यही है कि उन्हें आला कमान का आशीर्वाद प्राप्त है और पार्टी के बड़े नेता उनके पीछे लामबंद हैं। अगर चुनाव होते हैं तो खड़गे के सामने कौन होंगे? आपको लग रहा होगा कि हम जिक्र करेंगे शशि थरूर का, उस पर भी आएंगे, पर एक दावेदार और हैं जो झारखंड से आए, एन मौके पर आए, पर्चा भरा। परिचय क्या है? परिचय है नाम के त्रिपाठी। सोरेन सरकार में मौजूदा नहीं, पहले की सोरेन सरकार में, हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रह चुके हैं, डाल्टनगंज से विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि जो पिछला झारखंड का चुनाव हुआ था 2019 के उत्तरार्ध में, वो हार गए थे। तब खबरों में आए थे, एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें वो चुनाव के मौके पर पिस्तौल लहरा रहे थे, सफाई में कहा था कि भाजपा के समर्थक मेरे ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे, और अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। कईयों ने कहा नॉमिनेशन पर दस्तखत करने के लिए 10 डेलीगेट्स मिल जाएंगे, उनको मिल गए। और उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। हम लोग तो चाहते थे कि हमारे नेता, जन नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष बने, लेकिन जब उनका निर्देश आ गया कि न वो खड़ा होंगे, न मैडम होंगी, न आदरणीय प्रियंका जी होंगी, तो उनका निर्देश आया कि पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता, तो भारतीय वायुसेना से लेके डिप्टी लीडर से लेके मंत्री तक कार्य करने का अनुभव था। हम कोई औपचारिकता नहीं करते। और मेरे राज्य में लोगों से आप पूछ लीजिए कि जिन मामलों पर मैं फॉर्म रहता हूँ, वैचारिक रूप से मैं कांग्रेस हूँ, वैचारिक रूप से मैं गांधीवादी हूँ, वैचारिक रूप से मैं राहुल गांधी और सोनिया। और तीसरे प्रत्याशी हैं पूर्व नौकरशाह, पूर्व राजनयिक और फिलवक्त तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। थरूर ने पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। आज उन्होंने भी नामांकन किया। इसके बाद प्रेस से हिंदी में भी बात की, सुनिए। ये कहना चाहता हूं कि मैं आज जाके मेरे नॉमिनेशन पत्रिका दे दिए मधुसूदन मिश्र जी से को 50 दस्तखत मैं अभी सबमिट किया हूं। कश्मीर से केरला तक, पंजाब से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है, और मैं इस समर्थन से पार्टी को भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी आवाज एक व्यक्ति की आवाज नहीं है। मैं
अकेला चला था, जैसे मैंने मजरू सुल्तानपुरी के प्रसिद्ध शायरी को कोट करके आपको दिखाया। मैं अकेला चला था, लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। थरूर ने नामांकन के बाद अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। इसमें थरूर लिखते हैं कि अगर वो पार्टी अध्यक्ष बने तो कार्यकाल 2 साल का कर देंगे। अध्यक्ष का हाथ बटाने के लिए 5 उपाध्यक्ष चुने जाएंगे और अध्यक्ष को एआईसीसी के सभी विभागों के साथ नियमित बैठकें करनी होंगी। यहाँ थरूर से एक चूक भी हो गई। दरअसल घोषणा पत्र पर भारत का सही नक्शा नहीं छपा था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हिस्से नक्शे से बाहर थे। इसे लेकर भाजपा ने थरूर को घेरा। बाद में थरूर ने बिना शर्त माफी मांग ली। शशि थरूर ये चुनाव पेशेवर ढंग से लड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। घोषणा पत्र के बारे में हमने आपको बता ही दिया। उन्होंने आज अपना एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया। इसे देखकर अंदाजा लगता है कि थरूर एक स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरे हैं। जब खड़गे को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने तो प्रेस से यही कहा कि पार्टी का कोई आधिकारिक कैंडिडेट नहीं है, खुला चुनाव है। लेकिन जब थरूर पत्रकारों को अपनी पार्टी के कथित लोकतंत्र में भरोसा दिला रहे थे, लगभग तभी उनकी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक 3 नॉमिनेशन फॉर्म प्रेस को मिले। इसमें खड़गे के समर्थन में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, पूरे 30 प्रस्तावकों के नाम और दस्तखत थे। इन 30 नामों में कांग्रेस का हर धड़ा खोजा जा सकता है। सीएम पद के सवाल पर बागी हुए अशोक गहलोत भी प्रस्तावक बने और गहलोत की बगावत का कारण बताए गए अजय माकन भी प्रस्तावक बने। वो दिग्विजय सिंह भी प्रस्तावक बने, जो कुछ घंटों पहले तक खुद उम्मीदवार बनने वाले थे। एक पूर्वोत्तर को छोड़ दें तो खड़गे के प्रस्तावक देश के लगभग हर कोने से आते हैं। केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पुदुचेरी आदि। इतना ही नहीं, G23 कोटे से भी नेता प्रस्तावक बनाए गए। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब G23 के कांग्रेस नेताओं ने अपनी पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन की मांग रखी थी। थरूर भी इस गोलबंदी का हिस्सा थे। बावजूद इसके G23 में थरूर के साथ ही रहे मनीष तिवारी, आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक सरीखे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने। G23 में होने भर से थरूर की उम्मीदवारी का समर्थन जरूरी नहीं हो जाता, लेकिन ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि क्या खड़गे वाकई उस आमूलचूल परिवर्तन का हिस्सा माने जा सकते हैं जिसकी बात G23 के नेता करते थे। और इससे बड़ा सवाल यह कि 30 कद्दावर कांग्रेस नेता जिस उम्मीदवार के पक्ष में नजर आ रहे हैं उसे आधिकारिक पसंद क्यों ना माना जाए। और अगर वाकई ऐसा है तो क्या थरूर और खड़गे के बीच चुनाव, और जिसमें झारखंड के नेता केंद्र त्रिपाठी भी हैं, बेमानी नहीं हो जाएगा। बेमानी वाली बात हमने इसलिए कही क्योंकि थरूर के पर्चा वापस लेने की बात भी कही जा चुकी है। एक बार फिर सुनिए गहलोत को। अति उत्साह है सब कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, सीनियर जूनियर सब लोग साथ थे और खड़गे साहब के अनुभव में लाभ पूरा मुल्क को मिलेगा, पूरे कांग्रेस को मिलेगा। हमें इस बात की बहुत खुशी है। वो हलचल सब समाप्त हो गई है, सब एकजुट हैं आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है। हो सकता है कोई विड्रॉ कर जाए, शशि थरूर जी विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई नहीं कह सकता। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर, मैं एक बता रहा हूँ आपको। मैं ये मानता हूँ कि जो भी फैसला सीनियर्स ने किया है मिलकर के, खड़गे साहब को खड़ा किया है, सबने मिलकर खड़ा किया है, वो कामयाब होंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार उसका अध्यक्ष एक खुली लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाएगा। ऐसे में ये तो देखा ही जाएगा कि चुनाव के नाम पर जो हो रहा है उसमें वास्तव में कितना लोकतंत्र बढ़ता जा रहा है। इन्हीं सवालों की गूंज थी कि शाम को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का काम देख रहे मधुसूदन मिस्त्री को कहना पड़ा कि पार्टी का कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है और गांधी परिवार चुनाव में कोई दखल नहीं दे रहा। मिस्त्री पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार भी है, लेकिन इस स्पष्टीकरण की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? पुरखों ने तो यही बताया था कि हाथ में कंगन हो तो उसे आईने में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे सारे सवाल सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं है। अपने दावे के मुताबिक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर बीते दिनों एक खबर आई थी कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तब सोशल मीडिया पर खूब चुटकी ली गई कि कांग्रेस के चुनाव पर टीका टिप्पणी करने वाली भाजपा में अध्यक्षी के लिए चुनाव कब हुआ, कब खुला लोकतंत्र बढ़ता गया, कई लोगों ने पर्चे भरे, वोटिंग हुई, नड्डा चुने गए तो कैसे तय हुआ कि आला कमान की रजामंदी से इस पद पर ही वो बने रहेंगे। नड्डा के दोबारा अध्यक्ष बनने की खबर पुष्ट नहीं है क्योंकि पार्टी की ओर से आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। तो एक कार्यकाल पीछे चलते हैं। अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्हें गृह मंत्री बना दिया गया। चूंकि भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का नियम है, इसलिए अमित शाह के उत्तराधिकारी की खोज शुरू हुई। जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, यानी
पूर्णकालिक अध्यक्ष पर विचार चल रहा था। फिर आती है 17 जनवरी 2020 की तारीख। भाजपा संगठन के भीतर चुनाव प्रक्रिया के मुखिया राधा मोहन सिंह के दफ्तर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चुनाव का ऐलान होता है। 20 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख मुकर्रर की जाती है और कहा जाता है कि 21 जनवरी को चुनाव होंगे अगर आवश्यकता पड़ी। लेकिन 18 जनवरी को ही खबरें चलने लगती हैं कि जेपी नड्डा निर्विरोध चुने जाएंगे। 20 जनवरी की तारीख आती है और अकेले नड्डा नामांकन करते हैं और भाजपा अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। किसी पार्टी में सर्वसम्मति हो ये कहीं से बुरी बात नहीं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में अगर चुनाव में सिर्फ एक प्रत्याशी उतरकर जीत जाता है तो ये बताता है कि पार्टियों के भीतर डेमोक्रेसी के क्या हाल हैं। ये सब एक दूसरे पर टिप्पणियां करती हैं। बीजेपी को इलेक्शन मशीन बताया जाता है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी इलेक्शन को लेकर माहौल आपके सामने है। अब आप कहेंगे ये तो कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हो गई, भाजपा और कांग्रेस, इसलिए इनकी बात ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत के लगभग सभी दल लोकतंत्र से ज़्यादा सर्वसम्मति में यकीन करते हैं। 29 सितंबर को अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए। कीवर्ड यहां भी वही थे जिनकी चर्चा हम करते आ रहे हैं, निर्विरोध और सर्वसम्मति। सपा, भाजपा और कांग्रेस कथित मुख्यधारा की राजनीति वाली पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी इन्हीं के तौर तरीकों का विरोध करते हुए राजनीति के मैदान में उतरी थी। इस पार्टी के संविधान में लिखा था कोई भी व्यक्ति एक पद पर 2 कार्यकाल से ज्यादा नहीं रहेगा और एक कार्यकाल 3 साल का होगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साल 2012 से इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। कैसे? ऐसे कि जनवरी 2021 में पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए 2 कार्यकाल वाली सीमा हटा दी और एक कार्यकाल की अवधि भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी। नतीजा, अरविंद केजरीवाल थे, अरविंद केजरीवाल हैं। और पार्टी का पक्ष, हमने कभी किसी को केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने से नहीं रोका। इस बात का बस एक ही जवाब हो सकता है जो साल 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार में पीयूष मिश्रा के निभाए किरदार मदन ढींगरा ने कहा था। मेरा इस मामले में यह कहना है कि नो कमेंट्स। हमने आपको यहाँ 4 पार्टियों के उदाहरण दिए। क्षेत्रीय पहचान वाले दलों की लिस्ट निकालेंगे तो आपको टके सेर भाजी टके सेर खाजा वाली फीलिंग आने लगेगी। डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अकाली दल, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, जिसका इतिहास निकाल कर देखेंगे पार्टी 1 या 1.5 परिवार से बाहर जाती नजर नहीं आएगी। इसीलिए हमने कहा था कि आपको एक हफ्ते से नूरा कुश्ती दिखाई जा रही है। इसका रस लिया जा सकता है, लेकिन राजनीति के विद्यार्थी और एक नागरिक के तौर पर बस अफसोस किया जाता है इन राजनीतिक दलों की इस भीतरी प्रक्रिया के बारे में। ये थी हमारी दिन की बड़ी खबर। अब गौर करिए कुछ सुर्खियों पर। पहली सुर्खी आपकी जेब से जुड़ी है क्योंकि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है। आज से रेपो रेट 5.40% से बढ़ के 5.90% हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पूरी होने के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। आरबीआई ने मई 2022 के बाद से रेपो रेट में 4 बार इजाफा किया है। कुल बढ़ोतरी हुई है 190 बेसिस पॉइंट्स या 1.90% की। आरबीआई के इस कदम के बाद अब यह तय है कि सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। क्यों? ये जानने के लिए रेपो रेट को समझिए। हमारे आपके बैंक भी अपना काम चलाने के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं और जिस दर पर ये बैंक लोन लेते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। लाजमी है कि जब बैंक को महंगा कर्ज मिलेगा तो वो आपको भी महंगा कर्ज देगा। इसका असर आपकी ईएमआई पर कैसे पड़ सकता है, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए ले रखा है और आपका बैंक इस होम लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ले रहा है। अब अगर आपका बैंक ब्याज दर को आधा फीसदी बढ़ाकर 8.5% कर देता है तो आपके होम लोन चुकाने की अवधि करीब 2 साल और बढ़ जाएगी। लंबे समय तक किश्त देने का मतलब ज़्यादा ब्याज। हालांकि आपके लिए एक राहत की बात भी है, आपके सेविंग अकाउंट और एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ सकता है। जैसा कि हम आपको नियमित रूप से बताते रहते हैं, भारत में खुदरा महंगाई अब भी 7% के आसपास बनी हुई है। इसीलिए आरबीआई बाजार से मुद्रा समेटना चाहता है और इसीलिए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं। इसका एक असर यह भी होगा कि भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट कुछ कम हो जाएगा। आज आरबीआई ने साल 2022-23 के लिए अपने अनुमान को 7.20% से घटाकर 7% कर दिया है। अगली सुर्खी का संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दूसरे दिन से है। आज प्रधानमंत्री ने नई खूबियों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और गांधीनगर से ट्रेन में सवार होकर अहमदाबाद तक गए। ट्रेन की खूबियां गिनाते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं कोई
गणितज्ञ नहीं हूं, वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटा मैं अंदाज लगा सकता हूं कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है। यानी 100 गुना ज्यादा आवाज विमान में होती है। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदी हैं, उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं वो हवाई जहाज नहीं वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। आवाज से ध्यान आया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महासचिव तो थे ही, प्रवक्ता भी थे। तब इतने टीवी चैनल नहीं थे, बहस भी कुछ अलग अंदाज की हुआ करती थी। तो तब से नरेंद्र मोदी जानते हैं कम्युनिकेशन के मामले को। मुझे याद आ रहा है 2019 में राहुल गांधी ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में भी नरेंद्र मोदी की इस खूबी का जिक्र किया था। फिर टिप्पणीकारों ने याद दिलाया, ये खूबी और सामने आती है जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के दौरे बढ़ जाते हैं, योजनाओं का शिलान्यास भी बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस तरह की गतिविधियों के बारे में, या इससे पहले भी जिन राज्यों में चुनाव हुए। वैसे अगर इसी दौरे की बात को आगे बढ़ाएं तो कुछ तथ्य और जोड़ देते हैं। ये देश की तीसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसे गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच चलाया जाएगा। पहली 2 दिल्ली से चलती हैं, कटरा के लिए, और दूसरी बनारस के लिए। और एक अपडेट है, पीएम ने आज अहमदाबाद में मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन भी किया। इन सब के बीच एक वीडियो भी काफ़ी चर्चा में रहा। दरअसल पीएम मोदी का काफिला अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहा था। इस दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए काफिला रोक दिया गया। अब देश के सभी नेताओं से यह अपेक्षित है कि वो भी इसी तरह एम्बुलेंस को रास्ता देने की आदत डालें, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का काफिला जगह दे सकता है तो फिर कोई भी काफिला ऐसा कर सकता है। वीडियो बनाएं या ना बनाएं, रास्ता ज़रूर दें। अगली सुर्खी पर पहुंचने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 15 दिसंबर 2019 दिल्ली के जामिया नगर इलाके में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो चला था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को आग के हवाले कर दिया था। मामले में पुलिस ने 13 फरवरी 2020 को चार्जशीट दाखिल की, जिसमें JNU के पूर्व स्टूडेंट शर्जील इमाम का भी नाम था। शर्जील पर भड़काऊ भाषण देकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा था। इसी मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शर्जील को जमानत दे दी है। बेल के लिए शर्जील को 30,000 रुपए का निजी मुचलका देना होगा, लेकिन वो अभी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि UAPA और राजद्रोह के दूसरे लंबित मामलों में उसे जमानत नहीं मिली है। इन मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। शर्जील पर सबसे गंभीर आरोप उस भाषण के चलते लगे हैं जिसमें उसने असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले सकरे भूभाग यानी चिकन नेक को चक्का जाम से अलग करने की बात कही थी। ये था आज का ललन टॉप शो। उम्मीद करता हूं अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।